पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन कार्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए अदृश्य व पहुंच से बाहर है, किंतु फिर भी इसका अध्ययन आवश्यक होता है। भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए भूगर्भवेत्ताओं द्वारा अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। भूगर्भ के विषय में या पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भूकंप विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान कुछ तथ्यों पर आधारित होते हैं और कुछ अनुमान पर आधारित होते हैं। पहला, अप्राकृतिक स्रोत जो भौतिकी के नियमों पर आधारित होते हैं, जिनमें घनत्व, दबाव तथा तापमान सम्मिलित है। इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिक अनुमान लगाए जाते हैं। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, जिनके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को माना गया। और तीसरा, प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान सम्मिलित है। इन स्रोतों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसकी संरचना के संबंध में विभिन्न तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और उनके आधार पर उसकी संरचना का अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहला जो स्रोत है वह अप्राकृतिक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है घनत्व। पृथ्वी की चट्टानों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार चट्टानों से बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील भी है। इस आधार पर पृथ्वी का ऊपरी घनत्व कमजोर चट्टानों से बने होने के कारण उसका घनत्व कम 3 से 3.5 है, किंतु गहराई में वृद्धि के साथ ही घनत्व में भी वृद्धि होती है। इस आधार पर समस्त पृथ्वी का घनत्व 5.5 के लगभग माना जाता है और उसके कोर भाग या केंद्र भाग का घनत्व सबसे अधिक 11 माना जाता है।
यह घनत्व ऊपरी दबाव और चट्टानों के भार के आधार पर गणना किया जाता है। दूसरा है दबाव। दबाव के कारण पृथ्वी का ऊपरी भाग कम घनत्व वाला और आंतरिक भाग अधिक घनत्व वाला माना जाता है, क्योंकि ऊपरी भाग में चट्टानों का दबाव कम होता है और आंतरिक भाग में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, चट्टानों के अधिक दबाव के कारण घनत्व में भी वृद्धि होती है। इस कारण पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व की भिन्नता के आधार पर ही पदार्थों का स्वभाव मुलायम या कठोर माना जाता है। जैसे ऊपरी चट्टानें परतदार व आंतरिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों के रूप में मानी जाती है, जिसमें चुंबकीय पदार्थों की अधिकता के कारण उसका घनत्व अधिक माना जाता है और इन पदार्थों का निर्माण भी ऊपरी दबाव की अधिकता के कारण माना जाता है। तीसरा कारक तापमान। तापमान के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में यह माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी तल से जैसे जैसे गहराई के अंदर जाते हैं वैसे वैसे चट्टानों का तापमान बढ़ने लगता है और प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। इस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान 43 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यह तापमान चट्टानों को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। इस आधार पर इस गहराई पर पृथ्वी का तल द्रव अवस्था में माना जाता है या होना चाहिए। तापमान की विस्तृति के विषय में कुछ तथ्य महत्वपूर्ण है, जैसे पहला, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से द्रवित या गलित अवस्था में है, जिसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी जाती है और तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। दूसरा, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। तीसरा, मैंटिल तथा बाह्य गलित अंतरतम की सीमा अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान है, जो चट्टानों के द्रव होने को प्रदर्शित करता है। चौथा, बाह्य गलित अंतरतम की सीमा अर्थात 5100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस अवस्था में भी पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अवस्था में होना चाहिए।
इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के साथ ही चट्टानों के द्रव या ठोस अवस्था में होने का सिद्ध किया जाता है, किंतु पृथ्वी में ऊष्मा का जनन तथा स्थानांतरण कई तथ्यों पर आधारित होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। पृथ्वी के बाह्य मंडल अर्थात क्रस्ट में प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा रेडियोटाइट है, जिनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा ग्रेनाइट में सबसे अधिक होती है। इससे ग्रेनाइट के अंदर पाए जाने वाले यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि के विघटन से ऊष्मा जनित होती है। यह प्रक्रिया से ग्रेनाइट के प्रत्येक ग्राम से 300 अर्ग प्रति वर्ष तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस आधार पर पृथ्वी तल पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का जनन होता है। पृथ्वी पर दो स्रोतों से ऊष्मा उत्पन्न होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से तथा सूर्य से, और अंततः दोनों स्रोतों से प्राप्त ऊष्मा का पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकिरण हो जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से वायुमंडल व जलमंडल का संचालन होता है, जिससे अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों का प्रादुर्भाव होता है, जबकि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा द्वारा भूतल पर रचनात्मक कार्य जैसे पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप आदि निर्मित होते हैं। दूसरा जो स्रोत है वह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न साक्ष्य के द्वारा पृथ्वी को उसके मूल रूप में ठोस, वायव्य तथा तरल रूप में माना जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण होता है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्सृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ है, तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास की वायवीय निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं। इसी आधार पर निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के अंतरतम को वायव्य अवस्था में मानते हैं। इस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस, द्रव और वायव्य रूप में माना जाता है, किंतु प्रमुख रूप से पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अथवा द्रव अवस्था में ही हो सकता है।
प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत दो साधन प्रमुख है। पहला, ज्वालामुखी क्रिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल तथा गर्म लावा भूपटल पर प्रकट होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो अधिक तापमान व दबाव में कमी होने पर धरातल पर प्रकट होती है। इस आधार पर पृथ्वी के अंतःकरण की एक परत या एक भाग को द्रव अवस्था में माना जाता है। दूसरा, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान, जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है। इन्हें भूकंपीय लहरें कहते हैं। ये लहरें तीन प्रकार की होती है। पहला, प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। प्राथमिक तरंगें ध्वनि की तरंगों के समान होती है तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। ये सबसे अधिक वेगवान तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती है। इन तरंगों या लहरों के भूगर्भ में जितनी गहराई तक प्रवेश की जाती है वे क्षेत्र ठोस माने जाते हैं। दूसरी, आड़ी अथवा गौण लहरें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स और डिस्टोरिटनल और एस वेव। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है। जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। इनकी अवस्था तरल भाग में लुप्त हो जाती है। ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती है। पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर की गहराई पर इन लहरों की गति में कमी आती है और ये लहरें मुड़ जाती है। इस कारण इसे द्रव अवस्था में या तरल अवस्था से माना जाता है। तीसरी प्रकार की लहरें, जिन्हें धरातलीय लहरें कहते हैं, ये लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है तथा अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती है। इनकी गति सबसे कम होती है तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती है और ऊपरी भाग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इन तरंगों को क्रम से P, S और L लहरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भूकंपीय लहरों
की गति तथा स्वभाव का अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के अंदर कई घनत्व क्षेत्रों का आभास मिलता है। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कुछ और लहरों पी तथा एस लहरों की श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में 3 परतों का निर्धारण किया जाता है। इन तरंगों के गति के आधार पर इन परतों का निर्धारण किया जाता है। पहली, ऊपरी परत या अपर लेयर। जेफरीज ने क्रोशिया की कुल्पा घाटी के 1906 के भूकंप के आधार पर पी तथा एस के अलावा एक ऐसे लहर युग्म का पता लगाया जिसकी गति सब लहरों से कम थी और उसने पी जी और एस जी नाम दिया। यह लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग में भ्रमण करती है। पी जी लहर की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस जी लहर की 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये लहरें जिन चट्टानों से गुजरती है उनका घनत्व 2.7 होता है और यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी की परत ग्रेनाइट नामक चट्टान से बनी है। इन दो लहरों से पूर्व पी तथा एस लहरों का अंकन होता है, जो न्यून वेग से ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है, जो सिद्ध करती है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परतदार चट्टानों का बना है। दूसरी परत, मध्यवर्ती परत। इस परत का निर्धारण कोनार्ड ने 1932 में टायर्न के भूकंप के आधार पर निर्धारण किया। भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म का पता लगाया जिनकी गति पी जी एस जी तथा पी और एस के बीच की होती है तथा इनका नामकरण पी स्टार एस स्टार किया गया। पी स्टार तरंगें 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस स्टार तरंगें 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है। इनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 ऊपरी सतह से अधिक किंतु निचली परत से कम है। इस आधार पर इसे मध्यवर्ती परत के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट व एम्फीबोलाइट से बना है और इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर तक है। तीसरी परत लोअर लेयर या निचली परत के नाम से जानते हैं। पी तथा एस लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती है। इनमें पी लहर 7.8 किलोमीटर तथा एस लहर 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है। इसके आधार पर पृथ्वी में एक निचली परत का आभास होता है जो संभवतः सबसे अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बनी है। इसका निर्माण डूनाइट अथवा पेरिडोटाइट से हुआ है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर बताई जाती है। इस प्रकार भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 प्रकार की परतें दिखाई देती है जिनका निर्धारण भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर
सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से भूकंप के समय किया जाता है।